गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 6 जुलाई का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेपर पे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ने की है। इससे हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ, बाहर निकाला हुआ। जैसे आप इस पर जाएंगे तो मैंने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, भीम कोरेगांव पढ़ेंगे, एनआईए के बारे में पढ़ेंगे, यूपीए के बारे में। एनआईए बहुत बार पढ़ चुके हैं तो आज रिपीट नहीं करेंगे, 2 ही चीज़ हम इसके बारे में रिपीट करेंगे। जो पहली न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है, ये एक्टिविस्ट थे, ट्राइबल के लिए लड़ते थे। फादर सेन नाम, स्वामी नाम था, उनकी डेथ हो गई है मुंबई हॉस्पिटल में। मतलब कस्टडी में डेथ हुई है। बेल के लिए अपील करते बेल मिल जाए, पर बेल नहीं मिली इन्हें। यूएपीए के अंदर इनकी लॉ के अंदर जेल में रखा गया था। तो भीम कोरेगांव क्या है, ये मतलब कि दलितों के बीच में, दलित किसके साइड थे, वो इंग्लिश के साइड थे, मतलब ब्रिटिश के साथ थे। और पेशवा के बीच में एक फाइट हुई थी उस टाइम पे, पुणे के आसपास हुई थी। तो उधर इसमें बोला जाता है, दलित बोलते हैं अपनी जीत बताते हैं, तो पेशवा को बर्दाश्त नहीं होता, मतलब वही सब कुछ। तो कॉन्ट्राडिक्शन, कभी कभी लड़ाई इस पर हो जाती है। जो पहली न्यूज़ आती है, भीम कोरेगांव विलेज पुणे के पास में है। और ये 203 साल पहले लड़ाई हुई थी, 203 साल पहले, यानी कि कब हुई थी, 1818 में। बैटल जो भीम कोरेगांव बैटल 1818 में हुई थी, 1 जनवरी 2021 को। तो 2018 में कुछ इंसिडेंट भी वहाँ पे हुआ था, वायलेशन होता है, क्लैश हुए थे दलित और मराठा ग्रुप के बीच में, क्योंकि वो दलित जीत गए थे फाइट, तो कुछ क्लैश हुए थे। तो ये जो लीडर थे, इन पे यूएपीए लगा के जेल में डाल दिया गया था इन सबको। फिर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है कि भीम कोरेगांव बिटवीन द पेशवा के और फोर्स के, ब्रिटिश फोर्स के बीच में हुई थी। जो दलितों ने साथ किसका दिया था, ब्रिटिश का दिया था। 1 जनवरी 1818 को ये फाइट हुई थी। और इसमें बहुत सारे दलित सोल्जर थे ब्रिटिश के आर्मी के अंदर मिलके लड़े थे। तो यही सारी बात इसमें बताई गई। कास्ट डोमिनेट पेशवा आर्मी थी, तो वही सारी बात थी। दलितों ने मतलब पेशवा को हरा दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ऐसा इन्होंने बोला जाता है। जो इंसल्ट हुई थी मेहर कम्युनिटी की, एंड द टर्मिनेटेड देम फ्रॉम द सर्विस फ्रॉम द आर्मी, मतलब पेशवा जो बाजीराव इंसल्ट हुई थी, ऐसा बोला जाता है। फिर इंग्लिश अगेंस्ट द पेशवा, मैंने सब बता ही दिया। तो एक कास्ट बेस्ड सिनेरियो बना दिया इस चीज़ का, मराठा वर्सेस जो दलित है कम्युनिटी के, कास्ट बेस्ड पर। तो उसके बेस पे वहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं, कई बार लड़ाई भी हो जाती है। It was one of the last battle of the third Anglo-Maratha war which ended पेशवा dominated। इसने बैटल नहीं, ये लास्ट बैटल थी जो थर्ड एंग्लो बैटल थी, मतलब कि मराठा और ब्रिटिश के बीच में। इसके बाद ही पेशवा डोमिनेशन जो था वो ख़त्म हो गया था। फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर वहाँ पे विजिट किया था 1 जनवरी 1927 में। तो उनकी मेमोरी में बैटल है, वहाँ दलित कम्युनिटी ने उनकी मतलब पोस्टर लगा रखा है, मतलब कि वहाँ उनकी पिलर लगा रखा है, विक्ट्री बोलता है, विक्ट्री पिलर मेमोरी। ये सब चीज़ में वो एक्सेप्ट नहीं करते मराठा कम्युनिटी वाले हैं, तो उनके बीच में क्लैश चलता रहता है। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, पेपर 42 पेपर्स हैं। और आपको अगर देखना ही है, पीडीएफ पढ़नी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ग्रुप का लिंक है। वहाँ पर डेली बेसिस पे मैं पूरे हिंदू का निचोड़ डालता हूँ निकाल के, जो बेसिक भी और जो हिंदू में न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड दोनों। फिर उन पर अनलॉफुल प्रिवेंशन जो वाला एक्ट लगाया था, यूएपीए लगा दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। पहले यूएपीए नहीं होता था, उससे पहले टाडा होता था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टेड एक्टिविटी एक्ट होता था। वो 1995 में ख़त्म कर दिया गया था, लैप्स हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर पोटा लेके आए थे, फिर 2004 में वो ख़त्म कर दिया था। पर तो एक एक्ट था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसको ही कन्वर्ट कर दिया गया था, टेररिज्म इसके अंदर डाल दिया गया था। 1967 वाला ये एक्ट था, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। इसी के अंदर टेररिज्म को ऐड कर दिया गया था, अमेंडमेंट करके इन दोनों को ये ख़त्म कर दिए गए थे। अब इस एक्ट के अंदर होता क्या है कि इसमें जो एनआईए होती है वो मतलब कि एक तरीके से वो चीज़, हर चीज़ों को देखती है एनआईए, कैसे इंसर्जिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर इस लॉ के अंदर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो एनआईए उसकी जाँच करती है, आपको ऐसे याद रखना है। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, है ना, ठीक है ना। जब इसमें एनआईए को डाला गया था, कुछ अमेंडमेंट करके एनआईए को इसमें बॉडी बनाया गया था। कुछ साइलेंट इसके फीचर्स हैं, जैसे मतलब कि हैंडल करता है टेररिस्ट एक्टिविटी, कहीं पे तो नहीं हुई है। अब खुद बताओ यार, ये कोई टेररिस्ट थोड़ी थे। वही सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला भी है, ऑल क्रिमिनल्स और टेररिस्ट आर क्रिमिनल बट ऑल क्राइम या ऑल द क्रिमिनल्स आर नॉट टेररिस्ट। हर क्राइम और हर क्रिमिनल टेररिस्ट नहीं हो सकता, पर सारे टेररिस्ट क्रिमिनल और क्राइम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भी बोला है। हु मे कमिटेड टू टेररिज्म, अकॉर्डिंग टू इसमें कुछ डेफिनेशन बताई गई है कौन हो सकते हैं। कोई मतलब कमिटेड है, मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहा है टेररिज्म एक्टिविटी में, प्रिपेयर कर रहा है कोई टेररिज्म करना, प्रमोट कर रहा है टेररिज्म को, तो सब इसमें कुछ चीज़ इन्वॉल्व की गई है।
फिर यूएपीए है द डेथ पेनल्टी, इसके अंदर डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है, उम्र कैद का प्रावधान है इसके अंदर। इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट इसके अंदर ये है, यानी कि आपको अगर आपको लगता है, मतलब सरकार को लगता है या फिर आपको कोर्ट को लगता है, तो डेथ पेनल्टी तक आपको दी जा सकती है अंडर यूएपीए। ये दोनों के ऊपर लग सकता है, या इंडियन हो या कोई फॉरेन नेशनल कैन बी चार्ज, कोई फॉरेन नेशनल हो किसी बाहर का हो उसके ऊपर भी चार्ज लग सकता है। एक चीज़ और है, ऑफेंडर विल बी चार्जेस इन द सेम मैनर, जो ऑफेंडर होगा सेम मैनर में चार्ज होगा, ठीक है ना। द एक्ट इज़ परफॉर्म इन द फॉरेन लैंड एंड आउटसाइड इंडिया, या उसने कोई चीज़ बाहर की हो इंडिया के खिलाफ, जिसने इंडिया की इमेज डिस्ट्रॉय की हो, तो सेम मैनर में अप्लाई होगा। जैसे इंडिया में होगा ऐसे फॉरेनर में सेम मैनर में अप्लाई होगा। अप्रूवल क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कि प्रॉपर्टी आपकी सीज कर सकती है। एनआईए के ऑफिसर है वो आपकी प्रॉपर्टी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं डीजीपी हैं एनआईए के, वो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। एक प्रावधान ये है इसके अंदर। दूसरा प्रावधान क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन बाय जो एनआईए करेगा इन्वेस्टिगेशन, उसके पास चीज़ें हैं कि जो ऑफिसर होगा वो पहले कहता है डिप्यूटी रैंक का या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये कुछ चीज़ उसमें ऐड की गई है। उसके बाद क्या चेंज किया गया, इंस्पेक्टर से अबव रैंक का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर सकता है। फिर इसमें मतलब कि कुछ और चीज़ें इसके अंदर ट्रीटी चीज़ साइन की गई, जैसे इसमें सस्पेंशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग हो गया, ये वो सब चीज़ें इसमें अंदर बाहर की गई। ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब कि इसमें कुछ चेंजेज आए, साइबर क्राइम इसमें चीज़ें ऐड की गई, निकाली गई, जैसे अमेंडमेंट करके एनआईए के इसमें कुछ और भी चीज़ें डाली गई, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में डाला गया। अमेंडमेंट के शेड्यूल 4 के अंदर एनआईए विल बी अलाउड टू डेस्टिनेट इंडिविजुअल सस्पेक्ट को भी इसमें केस कर सकते हैं। यूएपी के अंदर इंडिविजुअल के ऊपर चल सकता है। पहले क्या था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए उनके ऊपर होता था, या फिर कोई इंडिविजुअल जिसने क्राइम किया, टेररिस्ट का कोई क्राइम किया, उसके ऊपर भी चल सकता है। ये कोई चीज़ इसमें ऐड की गई। फिर ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है स्टेट इन द लोकसभा, डेट लॉ कैन बी मिसयूज अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। कई बार ये भी बोला गया कि लॉ कई बार मिसयूज भी किया जाता है। कोई चेंज नहीं किया गया बेल और अरेस्ट प्रोविज़न में, आपने कि 1 साल तक आपको प्रिवेंशन लगा के अंदर डाला जा सकता है। एट ए प्रेजेंट सेक्शन 25 ऑफ यूपीए स्टेट डेट 45 में प्रॉपर्टी आपकी ले सकते हैं, कुछ भी आपको चीज़ों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यही कंसर्न और क्रिटिसिज्म है इसके अंदर कि आप डिक्लेयर नहीं करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की वॉइस दबाओगे। किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बोला, उसको जेल में डाल दिया कि आपने क्यों बोला। और प्री लेजिस्लेशन कंसल्टेशन रहती है, कोई नो प्री लेजिस्लेशन कंसल्टेशन नहीं है। उसके बाद डेस्टिनेशन इंडिविजुअल एज ए टेरर, मतलब कि एक तरह से इंडिविजुअल को भी आप टेररिस्ट के उसके रूप में आप राइज कर सकते हो। तो इंडिविजुअल कैन नॉट कॉल्ड अ टेररिस्ट प्रायर टू कन्विक्ट इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। मतलब ऐसे आप इंडिविजुअल टेररिस्ट कैसे कह सकते हो, ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, इंडिविजुअल है, आप उसे टेररिस्ट कैसे कह सकते हो। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ को आपको ठीक करना चाहिए। आगे चलते हैं। जो दूसरा आता है मैं आपको बताता रहूँगा। दूसरा आता है, अब सीबीएसई एग्ज़ाम कराने वाला है 2022 वाले बच्चे हैं, 21 और 22 वाले बच्चे हैं। तो उसने सोचा है कि 2 भाग में एग्ज़ाम कराएगा। एक नवंबर में करा लेगा ऑब्जेक्टिव बेसिस, और फिर जब जिस टाइम पे होते ही हैं एग्ज़ाम बोर्ड के, उस टाइम पे करा लेंगे वो किस वाले बेसिस पे। अगर पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो नॉर्मल तरीके से कराएंगे, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो वो भी ऑब्जेक्टिव बेसिस, उस टाइम पे भी ऑब्जेक्टिव बेसिस वो एग्ज़ाम करा सकते हैं। कुछ इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की है। दूसरा आता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जब हमने 66A को ख़त्म कर चुके हैं उसके बाद भी इसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है। तो हम पढ़ेंगे 66A और 69A है क्या। आईटी एक्ट जो है आपका 2000, उसके अंदर ये दोनों प्रोविज़न है। अब ये है क्या, ये कुछ चीज़ पढ़ेंगे। वाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक डाउन क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट ने 66A को। तो ये आईटी लॉ 2000 बना था, इनेक्ट किया गया था, इंडियन पार्लियामेंट ने इसने इनेक्ट किया था। और ये लॉ बना के आए थे, किस चीज़ के लिए बनाया था कि साइबर क्राइम और ई कॉमर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ था, उसको कम करने के लिए, कि साइबर क्राइम पे हम कंट्रोल पा सकें, अगर कोई गलत करता भी है उसे पेनल्टी लगा के ठीक कर सकें। तो प्रोविज़न क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि डिजिटल सिग्नेचर जो आपको देखते हैं ना, आपके कोई फॉर्म होता है उसमें डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, उसको इसी एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। इसी एक्ट ने उसे लीगल बैकिंग दी थी कि हाँ इनको प्रावधान में माना जाएगा। इस एक्ट में कुछ सर्टेन अमेंडमेंट किए गए, कुछ आईपीसी वाईपीसी को इसमें ऐड किया गया, प्रोविज़न को इसमें अमेंडमेंट करके चीज़ों का किया गया, हमें बिल्कुल नहीं जानना है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2020 में ये टिकटॉक को चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था, इसी एक्ट के अंदर उनको बैन किया गया था। तो आपको कमेंट में बताना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये एक्ट आता है। ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री होगी, नाम में ही आ गया। तो इसमें 2008 में कुछ और अमेंडमेंट किए गए, ठीक है ना। इसमें मतलब इंट्रोड्यूस किया गया 66A को इस एक्ट के अंदर। अब सेक्शन 66A है क्या,
ये पावर देता है, मतलब अथॉरिटी को पावर प्रदान करता है कि वो आपको अरेस्ट कर पाए। एनीवन एक्यूज पोस्टिंग, कोई आप पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पर या फिर कोई चीज़ों मतलब ऐसी चीज़ पोस्ट करते हो जिससे ऑफेंसिव क्रिएट हो, उस चीज़ में आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट विदाउट एनी डिबेट। सेकंड थिंग कंसर्न क्या है कि ये जो पास किया गया था 66A इसमें ऐड किया गया था, पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हुई थी। एज पर द सेड सेक्शन क्या है कि पर्सन कुड बी कन्विक्टेड इफ़ ही प्रोवाइड द चार्ज, मतलब उसके चार्ज लगता है किसी भी चीज़ का, कोई मैसेज सेंडिंग इन्फॉर्मेशन कुछ भी वो इधर उधर करता है तो उसके ऊपर ये चार्ज लगा सकते हैं। इट ऑल्सो मेड द ऑफेंसिव टू सेंड एनी इन्फॉर्मेशन डेट सेंडर नो टू बी फॉल्स बट फॉर द पर्पस ऑफ अनॉयंस, मतलब कुछ भी चीज़ें हों, ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी आप करो, इंसल्ट करो, किसी की इंजरी करो, मतलब क्राइम करो, एनविटी करो, इल और विल करो किसी के साथ, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको 66A लगा के आपको जेल में भेज दिया जाएगा। सज़ा कितनी, 3 साल तक की आपको सज़ा मिल सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब इस चीज़ के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, अगेंस्ट क्या है इस चीज़ के कि क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टिक डाउन किया था, ख़त्म किया था, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ऑफेंसिव, मतलब कि एक तरीके से मेनेंसिंग और अनाउंसिव चीज़ें हैं। मतलब वेग टर्म है, आपने बोला कि आपने गवर्नमेंट का उल्लंघन किया है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला है, ठीक है ना, वेग टर्म है, आपको क्या बोलना है गवर्नमेंट के खिलाफ। आपकी डेमोक्रेसी में रहते हो, आप एक तरह से अपोज कर सकते हो कोई पॉलिसी को, आप कैसे वो डिफाइन करेंगे, तो इन सब चीज़ों का तो आप एक देख सकते हैं चीज़ों में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन करता है, तो यानी कि एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है क्योंकि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, 2015 में गया। एक लेडी का नाम है सीरिया सिंगल नाम है उनका, यूनियन ऑफ 2015 में केस गया, ठीक है ना, और इस एक्ट को ख़त्म कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसने बता दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सीरिया सिंगल केस में, क्योंकि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वॉयलेशन करता है ये वाला सेक्शन जो है। चलो ठीक है, अब क्या रही 69 की क्या बात रही? अब 69 में क्या हुआ? 69 किस चीज़ के लिए है कि अगर आप इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर किसी भी डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडशिप रिलेशन है उसके, उस चीज़ को हार्म करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपका क्या कर सकती है? ब्लॉक कर सकती है इंटरनेट साइट को, आपको आप पे मतलब कि इंस्पेक्टर मतलब आपको वॉच कर सकती है, मतलब आपकी चीज़ें देख सकती है जाके, प्राइवेसी का उल्लंघन है उसमें, तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हाँ प्राइवेसी का वॉल्यूशन तो इसमें भी है, क्योंकि चोरी छुपके से आपको देख सकती है गवर्नमेंट कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, देख सकती है, तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट देख सकती है। इसको पावर देता है कौन सा? 69A। और इसी के अंदर 69A के अंदर ही ये सारे चाइनीज़ वाइनीज़ ऐप का बैन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म क्यों नहीं किया? इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो आपकी प्राइवेसी है ना वो छोटी है, वो क्या है? वो छोटी है इन द कि जो आपकी प्राइवेसी ना इन नेशनल सिक्योरिटी के सामने छोटी है। तो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी की अगर कहीं बात आएगी तो गवर्नमेंट आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकती है, आपकी चीज़ें चेक्स कर सकती है। तो यही बोला कि आपकी प्राइवेसी छोटी है इन कंपेयर टू सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सही बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है कि इंटीग्रेशन मतलब कि अगर आप प्राइवेसी की बात उठती है, देखो ये लिखा है ना राइट टू प्राइवेसी का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलता है? नेशनल सिक्योरिटीज अबव इंडिविजुअल प्राइवेसी, कि नेशनल सिक्योरिटी जो है अबव है इंडिविजुअल प्राइवेसी के। इस वजह से 69A को कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया था। इसको बोला था कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होना चाहिए कहीं ना कहीं, पर आपको वो एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए किसी की प्राइवेसी चेक करने के लिए। उससे पहले अदर स्टेप आप ले सकते हैं चीज़ों के लिए, उससे पहले उसे इंटेगोरेट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं अगर ऐसा वो कर रहा है। तो एक लास्ट रिसोर्ट रखना चाहिए, प्राइवेसी भी लोगों की होनी चाहिए। दूसरी आती है आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का डिस्प्यूट है, किस चीज़ से रिलेटेड? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बिटवीन हाउ मैनी स्टेट कृष्णा वाटर फ्लो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है इस चीज़ के, और हाउ द ये मैटर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इंटर स्टेट आपका रिवर वाटर शेयरिंग है, डिस्प्यूट है। इसमें क्या है कि इंटर वाटर्स के एक बहुत बड़ा इशू है, स्टेट के बीच में लड़ाई होना, सेंट्रल के बीच में। तो एक किस पे बात आती है? इंडिया की फेडरलिज्म स्ट्रक्चर पर बात आती है। इससे पहले बहुत सारे इशू देखे गए, कावेरी का चलता आ रहा है, सतलज का यमुना लिंक के ऊपर इशू है, जो SYL बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा का इशू है, और भी बहुत सारी स्टेट के इशू हैं। तो इसको देख के सरकार क्या करती है तो स्टेट लिस्ट में आता है ये ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, सब ये स्टेट लिस्ट में आता है, स्टोरेज। पर 56 जो है यूनियन लिस्ट में क्या आता है? यूनियन गवर्नमेंट कैन रेगुलेट एंड डेवलपमेंट इंटर स्टेट
जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जो रिवर फ्लो करती है या कोई रिवर वैली है, डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के पास पावर है। और इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, आपका एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर, ये आता है स्टेट लिस्ट में। तो एक तरीके से ऐसा देखा दोनों के पास एक तरीके से कहीं ना कहीं पावर है। इस सबको देखते हुए सरकार क्या करती है, एक आर्टिकल एक बनाती है, आर्टिकल 262। इसमें क्या है, कोई भी केस है रिलेटेड टू, कोई भी आपका केस है ऐसा रिलेटेड टू डिस्प्यूट वाटर से रिलेटेड, तो इसके बीच में आपको सॉल्व किया जाएगा, एक ट्रिब्यूनल बना के किया जाएगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कंप्लेंट विद द रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ वाटर। तो पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। तो पार्लियामेंट बना सकता है अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट दिखता है इंटर स्टेट रिवर का या रिवर वैली से रिलेटेड। पार्लियामेंट में बाय द लॉ प्रोवाइड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट। तो इस लॉ के अंदर 62 आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है, अगर कोई लॉ बनाता है पार्लियामेंट या फिर कोई ट्रिब्यूनल बनाता है, सॉल्व करती है, तो उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट भी या कोई अदर कोर्ट उसके बीच में नहीं आ सकता वो डिस्प्यूट के बीच में। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, पार्लियामेंट या कोई ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट ने बनाई, उसने बोला कि ऐसा है कि इस वाली रिवर का पानी 50% कौन यूज़ करो, 50% इन्हें हरियाणा वालों को दे दो और 50% इसको ये यूज़ कर लेंगे। तो ऐसा बोलते हैं किसने, पार्लियामेंट ने। अब वो स्टेट खुश नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो ये एक्ट, ये आर्टिकल बोलता है कि वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं जा सकती, ठीक है ना। एक बार वर्डिक्ट आने के बाद ये अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के दे देती है, पर उसमें भी अलग पेच है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास एक एक्ट है आर्टिकल 131 या आर्टिकल 141। उसमें क्या होता है, किसी स्टेट का डिस्प्यूट है ना, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि वो स्टेट किस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। पर कभी कभी स्टेट क्या करती हैं, इस वाले एक्ट का यूज़ करके चली जाती हैं, इस वाले एक्ट का यूज़ करके चली जाती हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बनाया गया, कहीं ना कहीं लूपहोल मिल ही जाता है। फिर कुछ स्टेट के डिस्प्यूट है, रवि व्यास का किस स्टेट के बीच में, नर्मदा का किस में है, कृष्णा का किस में है आपको, तो ये सारे पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्टली पूछता है कि कावेरी, जैसे अभी मैंने बताया ना कृष्णा रिवर का, तो कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट किस किस स्टेट में है। अभी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात चल रही है, पर डिस्प्यूट और भी स्टेट में जहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र भी बोलता है हमें पानी चाहिए, कर्नाटक से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसकी आती हैं, तो इन स्टेट में फ्लो करती है, इन स्टेट में डिस्प्यूट चलता है। और आप देख सकते हैं अब कुछ मैकेनिज्म बनाए गए हैं। तो इसमें मैकेनिज्म क्या है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लेके आया। इसमें क्या करते हैं, द स्टेट मेक ए रिक्वेस्ट, अगर स्टेट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना, आप इस चीज़ को देखो, नेगोशिएट करो, तो उन सब चीज़ को देखते हुए ये क्या बनाते हैं, एक तरीके से एक ट्रिब्यूनल बनाई जाएंगी। ये रिकमेंडेशन भी किया था, अमेंडमेंट किया गया 2002 में, सरकारी कमीशन ने बोला था कुछ इसमें चेंजेस लेके आओ, तो इसमें कुछ फ्रेमवर्क चेंजेस किए गए थे, ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया, तो बहुत सारी ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बन चुकी हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। अब इशू क्या है विद द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के साथ, इशू क्या है, एक तो डिले, देखो इतने 2010 से चल ही रहा है। अभी देखो मैंने बताया ना आपको, कौन सी रिवर बता रहा था मैं आपको, कृष्णा का, एक 2004 में बनी थी ट्रिब्यूनल, अभी तक इनका चल रहा है, अभी भी लड़ाई चलती रहती है, कोई स्टेट कुछ भी बोल देती है। तो इतने इतने लंबे डिस्प्यूट इनमें अटके हुए हैं, एक तो वो रीज़न है। फिर कुछ मतलब कि प्रोसेसिंग जो है इंश्योर नहीं करती कंप्लेन की, जो उसके फ्रेमवर्क है आपको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ स्टेट को अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता। अब इसमें क्या है, टूवर्ड्स द फाइनल एंड बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट आइदर स्टेट कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन में आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 32, अगर उसमें ऐसा वो पेज फंसा देते हैं कि राइट टू वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है, अब फंडामेंटल राइट तो राइट टू लाइफ का पार्ट है, तो आर्टिकल 21 हमें बोलता है कि हमारा राइट टू लाइफ है, पानी हमारा। अब आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि अगर किसी किसी आपका आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वो ऐसे घुमा के केस को ऐसे पेश करते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये है इसका। फिर ट्रिब्यूनल इज़ नॉट ए मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, सारे जुडिशरी के मेंबर होते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं होता इसमें जिसके स्टेट के या वाटर के बारे में ज्ञान हो, ये सारी चीज़ इसमें देखी जाती हैं। फिर ग्रोइंग द नेक्सस बिटवीन द वाटर के ऊपर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, वो सारी वोट बैंक के लिए कि हम पानी लेके आएंगे, हम ये करके आएंगे, तो इन सब चीज़ों पे देखा गया है। डिस्क्रिप्शन देखा जाता है स्टेज के प्रोसेसिंग पे, मतलब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। अब इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है बिल है 2017 में लाया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा में, फिर अमेंडमेंट किया गया इसमें, कुछ 1956 में कुछ अमेंडमेंट करना था। बिल में क्या लिखा था, कुछ चीज़ों में चेंज करना, ट्रिब्यूनल में चेंज करना था, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करना था, परमानेंट ऑफिस डेवलप करना था, क्योंकि ट्रिब्यूनल बनती है ना, अगर किसी स्टेट की डिमांड आई तो ही बनाई जाता है, परमानेंट कोई चीज़ है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, परमानेंट बना लिया जाए इन सब चीज़ों को, और इन सब सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो ये बिल है, अभी शायद ये एक्ट नहीं बना है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे।
तो आपको पढ़ना है तो मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यही है। अब कंक्लूजन क्या है कि मतलब सेंटर प्रपोज सेटअप है सिंगल एंड परमानेंट ट्रिब्यूनल ऐसी बनानी चाहिए कि सिंगल हो और सब सारे इशू वो सुने। उसके जो ट्रिब्यूनल आप बनाओगे, ठीक है ना, वो एड्रेस करनी चाहिए लीगल प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे काम करना चाहिए। फिर अलॉन्ग द मतलब कलेक्शन द प्रोसेस ऑफ डाटा होना चाहिए, क्योंकि डाटा का होना ज़रूरी है ना। आप चेक करो कितने आदमी को पानी की ज़रूरत है, कितनी स्टेट में कितने आदमी को ज़रूरत है, और एक स्ट्रेंथिंग होना चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल अगर यूपी में बीजेपी है और सेंट्रल में बीजेपी है तो वो उस स्टेट का फेवर लेंगे, नहीं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए कि वो एक फेवर जो हो, फेवर वो एक ट्रांसपेरेंसी हो फेवर में, द रोबस्ट ट्रांसपेरेंसी, वही सारी चीज़ आ गई। ट्रांसपेरेंसी और रिसॉल्व द डायलॉग वेदर टॉक्स पे रिसॉल्व, मतलब अभी कंडीशन पता है क्या आ गई थी, आंध्र प्रदेश ने और तेलंगाना ने फोर्स लगा दी थी, अपनी पुलिस लगा दी थी, इतनी तकड़ी कंडीशन आ गई थी डिस्प्यूट की। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपस में सोचना चाहिए। ये जो आता है, ये आता है आपका क्राफ्टिंग द मतलब कि यूनिक पार्टनरशिप विद अफ्रीका। अभी इसमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया और अफ्रीका को कॉपरेशन करना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में। जो चाइना फैक्टर है, चाइना को कहीं ना कहीं पीछे करना है, तो हम एग्रीकल्चर में अफ्रीका के साथ कॉपरेशन करना चाहिए। अभी मॉडर्न पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे ट्रिप हमारे रिसेंट जयशंकर की केनिया ट्रिप हुई है, उन्होंने बोला है इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेंगे। ये क्रेडिट क्या होता है कि कैसे वाउचर कूपन होते हैं। अगर आपको कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रही है, तो इंडिया से आप आके खरीद सकते हो। उसके बदले में आपके लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है कि खरीदोगे इंडिया से आके, किसी और नेशन से नहीं खरीद सकते। वही एक तरह से जैसे आप कभी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आपको वाउचर और कूपन मिलते हैं स्टोर के, तो उस वाले तरीके से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जिन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रूट नट को वहाँ पे लगा सकते हैं। उनका 65% जो एरिया है वर्ल्ड का अनकल्टिवेटेड है, यानी कि अरेबल लैंड है कि इसमें कल्टिवेशन नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को देखा गया है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ सब सारा अफ्रीका की GDP एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। तो हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं वहाँ पे जाके। तो इन्होंने यही बोला है कि कैसे हम काउंटरडिक्ट करेंगे चाइना को। चाइना का जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कि जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो चाइना क्या है, वहाँ पे लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का, जो अपना वो क्रिएशन करता जा रहा है, अपनी चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है। उसको हम कैसे टैकल करें, तो इन्होंने कुछ स्टेप बताया। हम एग्रीकल्चर को बेस बांध के कर सकते हैं अगर हमें चाइना को वहाँ पे देखना है। और भी चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके और भी चीज़ों में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि टेक वे फ्रॉम मतलब इंडिया से क्या, इंडियन अफ्रीका एग्रीकल्चर कॉपरेशन होनी चाहिए। इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो हम रूरल डेवलपमेंट मालवी डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्ट लोन देने चाहिए, सप्लाई ऑफ मशीनरी, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, जॉइंट एक्शन चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अभी क्या है, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कैशू नट्स होते हैं वो वहाँ से परचेज़ करके यहाँ पैक करेंगे, यहाँ से वहाँ भेजेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इंडस्ट्रियल टैपिंग होनी चाहिए दोनों कंट्री के बीच में। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम होना चाहिए, जो वहाँ पे आप प्रोड्यूस करो, यहाँ ला के बेचो, कोई चीज़ वहाँ की बढ़िया चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैंने इसके लिए अलग से निकाला है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। देखो पहले हिस्ट्री से देखो, 1920 से हम फाइट कर रहे हैं कॉलोनियल रूल से। वहाँ भी ब्रिटिश का रास्ता। हमारे साउथ अफ्रीका में हमारे कौन थे कि जो आपके गांधी थे, पहले अफ्रीका में ही थे। 1915 में वो इंडिया आए थे, 1915 में इंडिया आए थे। और कॉलोनिकल टाइम से वो भी ब्रिटिश का झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। वो भी अपनी इंडिपेंडेंट के फाइट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट के लिए 1964 में क्या करता है, इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम चलाता है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंट किसको, अफ्रीकन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इंडिया इकोनॉमी एंगेजमेंट होता है अफ्रीका के साथ, ठीक है ना। उसमें अर्ली 2000 में होता आपका अटल बिहारी जी के टाइम पे, फिर और चीज़ें बढ़ती गई, इतने बिलियन का ट्रेड बढ़ा। 76 का 2018 में होने लगा। फिर नाउ इंडिया इज़ नाउ अफ्रीका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस वक्त है। कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, एक तो मतलब गवर्नमेंट ने एम किया था एक्सपोर्ट करेगी 10 मिलियन वैक्सीन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को, पर नहीं कर पाए, हमारी ही कम पड़ गई। फिर इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट हम मतलब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि हमने पैसा दिया, हमने अफ्रीका को पैसा दिया, अफ्रीका से बोला कि ये 100 रुपये रखो और ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो वो 100 रुपये को अगर उसे कुछ खरीदना है, कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कोई भी सामान खरीदना है, तो वो इंडिया से ही परचेज़ कर सकता है, किसी और कंट्री से नहीं कर सकता। वो एक तरह का कूपन है कि 100 रुपये का वो इंडिया में आके कोई चीज़ खरीद सकता है। इससे हमें भी फ़ायदा होता है, उन्हें भी फ़ायदा होता है।
उन्हें वो चीज़ मिल जाती है जो चीज़ आगे खरीदनी ज़रूरत है। हमें क्या मिल जाता है, हमें वो चीज़ प्रोडक्शन करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है उनके लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हमारी इकनॉमी में हेल्प मिलती है। भले वो उन्हें रिटर्न भी करने हैं पैसे वो, पर उस पर जो ब्याज लगता है ना, मतलब जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो मिनिमम लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो पैसा हमारा ही है, हमारा ही आगे वो खरीदेंगे। ये तो नहीं अमेरिका से खरीद लेंगे, हमने पैसा दिया हमसे ही वो खरीदेंगे। इस चीज़ का लाइन ऑफ क्रेडिट हमारा कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमें अपने यहाँ ही यूज़ करना था, प्रोडक्शन हमें अपने यहाँ का ही देखना था, ऊपर से हमारा प्रोडक्शन बंद पड़ा था। इन सब चीज़ों को देखा गया। फिर वायलेंस होता है, मतलब अगेंस्ट द जो अफ्रीकन के स्टूडेंट आते हैं वो यहाँ पे देखते हैं, अपने साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बोलते हैं ना ये वो सब, तो इन सब चीज़ों को कई बार देखा गया। फिर जो चाइना इज़ एसेंशियल ट्राइंग टू अल्टरनेटिव अथॉरिटी, मतलब चाइना क्या कर रहा है वहाँ पे, रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पीडली डेवलप कर रहा है। ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं चाइना को एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे मिल रहा है। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, तो क्लीन स्ट्रेटेजी फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। हमें क्या सोचना है, हमें क्लीन बारे में सोचना है कि हम आपको अच्छी स्ट्रेटेजी देंगे जो आपके आने वाले भविष्य के लिए भी काम करे। फिर करंट फोकस रखना चाहिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो इंडियन डायस्पोरा है उनके लिए काम करें, वहाँ पे जाके काम करें, डेवलप करें। फिर फ्रेंडली पार्टनरशिप डेवलप करें, फिर टाइमली मतलब कि प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट करें, इम्प्रूव करें एक्सपीरियंस जो अफ्रीकन इंडिया में उनका थोड़ा बताएं कि हाँ इंडिया वाले अच्छे हैं। फिर जो प्लान है हमें वैक्सीन स्ट्रेटेजी का थोड़ा उसको ध्यान में रखो और उन्हें भी सप्लाई करना स्टार्ट करो। ये सारी बात इसके अंदर बोली गई है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये दूसरा एडिटोरियल है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या होता है इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लंबी वीडियो हो जाती है अपलोड करने में। ये सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो को ले सकते हैं, मतलब वीडियो अगर आपको इसकी चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, नीचे है वहाँ पे ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पे वो डेली बेसिस पे हिंदू के हाईलाइट पूरा हिंदू पेपर जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो डालता हूँ। उसके बाद हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके डेली बेसिस पे ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग है और भी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो इतना ही हम रखते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इससे आगे अगली वीडियो पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, क्या क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।